Hello, Namaskar. This is Anshul. Welcome to Study by Knowledge. I hope you all are doing good. तो हमने जो है पिछली क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में पढ़ा था और आज हम संविधान के विकास का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों द्वारा स्मिथ एक्ट को पारित किया, जिनके द्वारा भारत के अंदर हमें कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो ये ब्रिटिश थे यानी कि अंग्रेज लोग थे, ये भारत के अंदर कैसे आए और भारत के अंदर आने का इनका उद्देश्य क्या था। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाल, फिर डच, उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। तो 1600 के आसपास जो है वो अंग्रेज भारत के अंदर आए। उस समय भारत में मुगल काल चल रहा था और ब्रिटेन की जो महारानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम का जो उद्देश्य था वो भारत के अंदर व्यापार करना था, यानी कि पूर्वी भाग भारत के अंदर व्यापार करना था। 1603 में जो है एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद वहां के शासक जेम्स प्रथम बने और उनके द्वारा सबसे पहले राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को भारत के अंदर भेजा गया। कैप्टन हॉकिंस जो है मतलब उनका जो अभी के लिए था वो भारत के अंदर फैक्ट्री को स्टैब्लिश करना था, फैक्ट्री को स्थापित करना था। जब ये भारत के अंदर जाते हैं, ये अकबर के नाम का फरमान लेकर ये भारत के अंदर जाते हैं। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो जहांगीर का शासन वहां पे चला होता है, यानी कि अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है और जहांगीर वहां का शासक बन चुका होता है। ये जहांगीर के दरबार में जो है वो फैक्ट्री से मतलब जहांगीर के दरबार में ये जाते हैं और अपने जो फैक्ट्री संबंधित रियायत है वो लेते हैं और उसके बाद जो है अपने उद्देश्य में ये सफल हो जाते हैं। और सन 1608 में जहांगीर द्वारा सूरत के अंदर फैक्ट्री बनाने का आदेश इन्हें दे दिया जाता है। इसके बाद जो है वो बहुत मतलब ब्रिटिश के जो लोग थे वो भारत के अंदर रहने के लिए आते हैं और जो है सन 1717 में जब फ्रुक्शर का शासन था उस समय पे जो है ब्रिटिश लोगों द्वारा जॉन सरमन नामक एक और राजदूत को भारत के अंदर भेजा जाता है और इस बार जो इनका उद्देश्य था वो भारत के अंदर यानी बंगाल के अंदर व्यापार करना था। जब ये फ्रुक्शर के दरबार में पहुंचते हैं तो वैसे ही ये एक बार फिर से मतलब जो व्यापार से संबंधित रियायत थी वो लेते हैं और इस बार फिर से ये अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। लेकिन इस बार फ्रुक्शर द्वारा 3 फरमान जारी कर दिए जाते हैं। पहला फरमान ये कि मात्र 3000 वार्षिक कर के रूप में इन्हें बंगाल के अंदर मुफ्त व्यापार करने का आदेश दे दिया जाता है। दूसरा के मात्र 10,000 रुपए के बदले में जो है सूरत के अंदर मुफ्त व्यापार करने का आदेश दे दिया जाता है। और साथ ही में जो तीसरा था कि जो सिक्के मुंबई के अंदर चलाए गए थे वो पूरे भारत के अंदर चलाने का आदेश दे दिया जाता है। जो सिक्के अंग्रेजों द्वारा चलाए गए थे वो पूरे भारत के अंदर चलाने का इन्हें आदेश दे दिया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया। तो जो फ्रुक्शर द्वारा 3 फरमान जारी कर दिए गए थे उन्हीं को जो है ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो ये अंग्रेज थे, जो ये ब्रिटिश लोग थे, ये बंगाल में ही व्यापार क्यों करना चाहते थे और ये किस तरह से बंगाल में अपनी सत्ता को स्थापित करने में सफल हो पाते हैं और बंगाल में इनकी विजय कैसे हुई। तो बंगाल था कि मुगलों के समय से ही बंगाल एक बहुत ही फेमस स्टेट रही और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ करता था, जैसे कि कपड़ा हो गया, फिर कपास हो गया इत्यादि। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हुआ करती थी। तो मुगल जो है यहाँ पे अपनी सत्ता को जो स्थापित नहीं कर पाते हैं और इसी कारण जो है वो मात्र 3000 रुपये के बदले में अंग्रेज़ों को इसे सौंप देते हैं, व्यापार करने के लिए इन्हें सौंप देते हैं। तो मतलब बंगाल को जो प्रारंभ करने वाला राजा था वो था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद छोटे छोटे शासक आते हैं और सन मतलब 1756 में जो है सिराजुद्दौला वहाँ का शासक बनता है। उसके जस्ट 1 साल बाद जो है 1757 में सिराजुद्दौला का सामना अंग्रेजों के साथ होता है और यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि इसे हम प्लासी की लड़ाई के रूप में जानते हैं। प्लासी की लड़ाई में जो है यहाँ पे सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और अंग्रेज यहाँ पे जीत जाते हैं। इस युद्ध में जो है जो अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया वो क्लाइव के द्वारा किया गया, यानी कि अंग्रेजों को क्लाइव द्वारा लीड किया गया था। इसके बाद जो है 1764 में एक और युद्ध हमें देखने को मिला जिसे हम बक्सर के युद्ध के रूप में जानते हैं, जो कि बिहार में हुआ था। और ये जो है वो भारत के 3 प्रभावशाली शासक और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हमें देखने को मिला। इस युद्ध में जो है
वो अंग्रेजों की फिर से जीत हो जाती है और जो अंग्रेजों द्वारा जो है ये जो भारत के 3 प्रभावशाली शासक थे इनको हरा दिया जाता है। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों को जो है जीत लिए जाने के बाद यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है कब्जा कर लेती है और कब्जा करने के बाद जो है इसी शासन को अपने अनुकूल बनाने के लिए उनके द्वारा समय समय पर एक्ट को पारित किया गया। और तो चलिए जानते हैं कि वे कौन कौन से एक्ट थे जिनके द्वारा जो है वो भारत के अंदर परिवर्तन हमें देखने को मिले, हमें चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले। तो सबसे पहले है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत कुछ चेंजेस जो थे वो ब्रिटेन के अंदर किए गए थे और कुछ चेंजेस जो के अंदर किए गए थे। तो सबसे पहला है कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण को स्थापित किया गया था। यानी कि कंपनी को चलाने के लिए जो है 2 संस्थाओं को गठित किया गया था, 2 संस्थाओं की यहाँ पे स्थापना की गई थी। तो सबसे पहला था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स एंड दूसरी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में से 24 मेंबर्स को चुना जाता था और इन 24 मेंबर्स में से एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष बनता था। जो अध्यक्ष होता था वो कंपनी पर पूर्णतः रूप से नियंत्रण रखता था, यानी कि कंपनी को कंट्रोल करने का काम जो होता था वो अध्यक्ष का हुआ करता था। उस टाइम पे जो है अध्यक्ष बहुत बड़ा यहाँ पे कार्यकारी माना जाता था। दूसरा है कि बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यानी कि जो बंगाल में क्या होता था, बंगाल में पहले गवर्नर की पोस्ट थी, अब यहाँ पे जो है जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और साथ में जो बंगाल का गवर्नर था उसके उसकी सहायता के लिए जो है वो 4 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया गया और जो भी डिसीजन होता था वो उन 4 मेंबर्स द्वारा लिया जाता था, उस ग्रुप द्वारा लिया जाता था। और जो डिसीजन होता था वो मेजोरिटी के बेसिस पर होता था, यानी कि बहुमत के आधार पर जो है डिसीजन लिया जाता था। और बंगाल का अगर पूछा जाएगा कि बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो विलियम बेंटिक थे। और बंगाल के जो गवर्नर थे उनको 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, यानी कि 3 प्रेसिडेंसियां बंगाल, मुंबई और मद्रास। उन तीनों जो ये प्रेसिडेंसियां थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गई थी। तो बंगाल का जो गवर्नर था उन्हें 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तीसरा था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यानी कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो 1773 हो जाएगा। अगर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछी जाएगी किस सन में हुई थी तो 1774 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और एक्ट पूछा जाएगा तो 1773 के एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इस सुप्रीम कोर्ट की जो पहले न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इंफे। आगे आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्या बोलता है कि दोहरे प्रशासन का यहाँ पे प्रारंभ हुआ इस एक्ट के तहत। यहाँ पर जो है दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। यहाँ पे जो है एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होता था, यानी कि वो व्यापारिक मामलों से संबंधित जो भी काम होता था वो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता था। जैसे कि पैसों से लेन देन का जो भी काम होता था वो सारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो काम होता था इसका काम जो है मतलब जो भी राजनीतिक मामले होते थे जैसे कि शिक्षा से रिलेटेड या फिर जो भी प्रशासनिक मामलों में जो भी सुधार होता था, जितना भी कार्य होता था उससे रिलेटेड वो सारा इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता था। आगे चलते हैं 1793 का चार्टर्ड अधिनियम क्या बोलता है कि कंपनी का जो शासन था वो 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। पहले क्या था, जब कंपनी जो है भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आती है तो उन्हें केवल 15 वर्षों तक ही वहां पे व्यापार करने का आदेश दिया गया था। लेकिन इस एक्ट के तहत जो है कंपनी का जो शासन है वो 20 वर्षों तक बढ़ा दिया जाता है। आगे दूसरा कि बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। यानी कि जो बोर्ड के सदस्य थे, जो भी वहाँ पे कर्मचारी थे, जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, उनका जो वेजेस थे यानी कि उनकी जो सैलरी वगैरह होती थी वो भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। आगे चलिए 1813 का चार्टर्ड क्या बोलता है कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का जो अधिकार था उसको छीन लिया गया। यानी कि क्या हुआ कि जो कंपनी थी जो भारत के साथ ये व्यापार करती थी
उस अधिकार को यहाँ पे छीन लिया जाता है। और लेकिन जो चीन के साथ जो इनका चाय का व्यापार चला हुआ था उसको वो बरकरार रखते हैं, और कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार था उसको छीन लिया जाता है। बल्कि यहाँ पे जो ब्रिटिश के लोग थे, जितने भी व्यक्ति थे, वे भारत के अंदर अब व्यापार कर सकते थे। कंपनी को छोड़कर जो भी ब्रिटिश के लोग थे, हर व्यक्ति जो है वो भारत के अंदर व्यापार कर सकता था। दूसरा था कि कंपनी द्वारा शिक्षा पर 1 लाख का खर्च किया गया। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुधार किया गया था कंपनी द्वारा, लेकिन केवल ये अपने ही फायदे के लिए जो था वो ऐसा करते थे। ये लोगों को जो है ऐसा दिखाते थे कि हम जो है बहुत ही आपके ही सुधार के लिए जो है काम कर रहे हैं, आपके ही फायदे के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। उनको केवल शो करते थे कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वे केवल वो भारत के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करते थे और बाद में उनका शोषण करते थे, अपने ही फायदे के लिए करते थे। मतलब इनका जो मेन मोटिव होता था वो भारत को लूटना था, भारत के धन को लूटना था, और उसके बाद जो है अपनी कंपनी का जो विस्तार करना था। आगे जो है तीसरा था कि ईसाई मिशनरियों को जो है भारत आने की छूट दी गई थी। ईसाई मिशनरियां उन्हें कहा जाता था जो कि ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। एक ग्रुप के माध्यम से जो है वो ईसाई धर्म का ये प्रचार करते थे। तो इन लोगों को जो है भारत आने की छूट दी गई थी 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत। आगे आते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या बोला गया कि सरकारी सेवा में धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुधार किया गया था कि सरकारी सेवा में जो भी व्यक्ति कार्यरत होगा उसको जो है वो धर्म या जाति के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब देखिए यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पे कहा जाने लगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी कि जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पूरे भारत पर अब राज करने वाली थी। तो इस एक्ट के तहत जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको पूरे भारत का जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तीसरा जो है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की व्यवस्था की गई थी। यानी कि भारत का जो कानून था उसको जो है वो भागों में बांट दिया गया और इस कार्य को करने के लिए एक विधि आयोग की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए आगे तो फिर से देखिए कि 1773 रेटिंग एक्ट है उसमें क्या था कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा बंगाल का जो गवर्नर था उसको 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तीसरा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में की गई। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या बोलता है? दोहरे प्रशासन का यहाँ पे प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। 1793 का जो था इसमें कंपनी का शासन 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया तथा जो भी सैलरी वगैरह होती थी वो भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। 1813 का था कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया और जो भी वे चीन के साथ चाय का व्यापार करते थे उसको वैसे ही रखा गया था। दूसरा जो है कंपनी द्वारा शिक्षा पर 1 लाख का खर्च किया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दी गई थी। 1833 का बोलता है सरकारी सेवा में धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। जितने भी एक्ट इनके द्वारा पारित किए गए वे केवल अपने फायदे के लिए किए गए थे। इनका मेन मकसद भारत के धन को लूटना था, लोगों को गुलाम बनाना था ताकि वे अपनी कंपनी का विस्तार कर सकें और बहुत सारा धन जो है लूटकर यहाँ ले जा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जितने भी आगे एक्ट रह गए हैं वे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।